हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्ली डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस, जिसके बारे में हमने कल स्टार्ट किया था। और वहां पे हमने आपको बताया था कि जो हमारे सी एलिगेंस होते हैं उसके अंदर हमें ऑटोनोमस और कंडीशनल दोनों टाइप की स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारे P1 सेल्स होते थे उसमें हमारी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होती थी। ठीक है, यानी कि ये जो भी इसके फ्यूचर में जाके जिसको जो सेल बनाने होंगे वो अपने आप से बना लेगा, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए बी ब्लास्टोमियर या फिर जो हमारे ए बी के जो सेल्स थे, ठीक है, या फिर जो इसके फ्यूचर सेल्स होंगे वे हमारे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो करते थे, यानी कि वो अपने फंक्शंस के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, P1 सेल के जो हमारे यहाँ पे सेल बनेंगे। ठीक है, जैसे कि जो यहाँ पे P1 सेल होता था, ठीक है, वो हमारा फर्दर आगे डिवाइड होके एक हमारा यहाँ पे EMS सेल बनाता है और एक हमारा यहाँ पे P2 सेल बनाता है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे ए बी के सेल्स बनेंगे ना, ठीक है, ए बी में जैसे हमारे यहाँ पे कौन कौन से बन रहे थे, ए बी ए बन रहा था एक हमारा, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे बन रहा था ए बी पी। तो जो हमारे यहाँ पे ए बी ए या फिर जो हमारी एबीपी की स्पेसिफिकेशन होंगे ना, वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, वो हमारे P1 के जो हमारे यहाँ पे सेल्स बनेंगे, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे EMS है और एक हमारे यहाँ पे जो P2 सेल है उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे। और इसी टाइप की हमारी स्पेसिफिकेशन को हम क्या बोलते थे, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, उसके अलावा कल हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे किस तरीके से हमारी अलग अलग टाइप की यहाँ पे डिवीजन रहती है। आज के लेक्चर को देखने से पहले आप एक बार इस पूरे ग्राफ को एक बार फिर से स्टडी कर लें। ठीक है, क्योंकि आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की, SKN1, PAL1 एंड PI1 protein encode transcription factor that act intrinsically to determine the fate of cell derived from the four P1 derived somatic founder cells MS, E, C and D। जो हमारे P1 सेल्स है, जो हमारे सेल्स डिवाइड ड्राइव हुए थे ना, जो हमारे फाउंडर सेल्स आ रहे थे, जैसे कि हमारा यहाँ पे MS सेल आ रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे यहाँ पे P1 सेल से जो हमारे फाउंडर सेल्स आ रहे थे, एक हमारा EMS आ रहा था, एक हमारा C सेल आ रहा था, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे D सेल आ रहा था। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे सेल्स आते हैं ना, ठीक है, उनकी डिटर्मिनेशन के लिए या फिर उनके यहाँ पे जो फ्यूचर में जो सेल्स बनाएंगे उनके फेट के लिए वहां पे हमारे तीन अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम आते हैं। एक हमारे यहाँ पे आता है SKN1, एक हमारे आता है PAL1 और एक हमारे यहाँ पे आता है PI1। ठीक है, पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं SKN1 की, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कोड होगा स्किन एक्सेस जीन से। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, SKN। ठीक है, यानी कि स्किन एक्सेस जीन। तो ये जो हमारा यहाँ पे SKN1 प्रोटीन होगा वो हमारा क्या होता है, प्रोटीन इज मैटरनली एक्सप्रेस्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट कंट्रोल द फेट ऑफ EMS ब्लास्टोमर। ठीक है, वेयर लेटर जनरेट द पोस्टीरियर फेरिंग्स। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे SKN1 होगा ना, वो हमारा मैटरनली एक्सप्रेस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा। ठीक है, और वो किसके फेट को कंट्रोल करेगा, EMS के। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ क्या था, हमारा यहाँ पे जो फाउंडर सेल था ना EMS, तो इसकी जो यहाँ पे फर्दर आगे डिसीजन होने, यानी कि हमारा जो पोस्टीरियर फेरिंग्स बनाएगा, ठीक है, वो हमारा किसकी हेल्प से बनाता है, ये SKN1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए। ठीक है, व्हेन EMS सेल डिवाइड ओनली MS सेल्स हैज इंट्रिंसिक एबिलिटी टू जनरेट द फेरेंजियल टिश्यू। अब यहाँ पे हमारा क्या था कि जो हमारे यहाँ पे EMS सेल था वो हमारा डिवाइड होके एक MS सेल और एक हमारा E सेल बना रहा था, लेकिन E सेल तो हमारे यहाँ पे क्या कर रहा था, इंटेस्टाइन को बना रहा था। ठीक है, तो जो हमारा MS सेल है ना, जो हमारा पहले EMS सेल के पास एबिलिटी होती थी जो कि यहाँ पे हमारा फेरिंक्स सेल्स की या फिर फेरिंक्स टिश्यूज की यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकता था, तो जो हमारा यहाँ पे EMS सेल डिवाइड हुआ है तो उसके अंदर हमारे जो MS सेल और एक हमारा E सेल है ना, तो उसमें से सिर्फ MS सेल के पास ही हमारे यहाँ पे फेरेंजियल टिश्यू की फॉर्मेशन करने की एबिलिटी रहेगी। ठीक है, एम्ब्रियो फ्रॉम होमोजेनस SKN1 deficient mother lack both pharyngeal mesoderm and endoderm derivatives of EMS and make extra hypodermal skin and body wall tissue where their intestine and pharynx should be। अब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहे हैं जिसके अंदर हमारा जो SKN1 जीन है ना, वो हमारा यहाँ पे या फिर जो हमारा यहाँ पे SKN प्रोटीन है वो हमारा यहाँ पे डेफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर किसी कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ पे SKN1 बन ही नहीं रहा तो उस केस में क्या होगा, अभी हमने क्या बताया था, जो हमारा SKN1 होता था वो हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता था, EMS के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे EMS के जो हमारे फ्यूचर सेल्स बनेंगे उनके लिए। लेकिन अगर हमारा किसी कंडीशन के अंदर हमारा यहाँ से SKN1 ही हम रिमूव कर दे, ठीक है, तो यानी कि जो EMS होगा वो अपना नॉर्मल जो फंक्शन करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। और नॉर्मली हमारा फंक्शन क्या कर रहा था, ये हमारे यहाँ पे जो फेरेंजियल टिश्यू है उनकी फॉर्मेशन कर रहा था और जो हमारे यहाँ पे एंडोडर्मिस थी उसकी फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बता सकते हैं ये हमारा क्या था, जो हमारे फेरेंजियल टिश्यू थे उसकी फॉर्मेशन कर रहा था और जो हमारे यहाँ पे दूसरे टिश्यू है या फिर जो हमारी एंडोडर्मल रीजन है उसकी फॉर्मेशन करता था।
लेकिन अगर यहाँ से हम SKN1 को ही रिमूव कर दे तो ये जो हमारा AMS होगा वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा और वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोडर्मल स्किन होगी, उसकी वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, जहां पे हमारे नॉर्मली क्या होना चाहिए था, इंटेस्टाइन और फेरिंक्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो SKN1 है ना वो हमारा EMS के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे हमारे इंटेस्टाइन या फिर फेरिंक्स की जगह क्या बनेगा, हाइपोडर्मल स्किन बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया SKN1। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं PAL1 की। PAL1 activities needed for the normal development of a somatic descendant of P2 blastomere where it specify muscle production। जो हमारे यहाँ पे PAL1 होता है ना वो हमारा किसके लिए जरूरी होता है, जो हमारे P2 ब्लास्टोमियर के जो डिसेंडेंट होगी, ठीक है, या फिर जो हमारे सोमैटिक सेल होगी, ठीक है, जो हमारे क्या कर रहे हैं, मसल प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं P2 के लिए, तो P2 से हमारे यहाँ पे क्या बन रहा था, एक हमारा फाउंडर सेल बन रहा था C सेल, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे बन रहा था P3। तो जो हमारे यहाँ पे PAL1 होता है ना वो हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे यहाँ पे PAL2 के जो हमारे जो हमारे यहाँ पे P2 के डिसेंडेंट हो गए C सेल। ठीक है, और C सेल हमारा क्या करता था, मसल फॉर्मेशन करता था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एम्ब्रियो लेकिंग PAL1 हैव नो सोमैटिक सेल टाइप ड्राइव्ड फ्रॉम C सेल एंड D स्टेम सेल। तो जो हमारा यहाँ पे PAL1 होता है ना वो हमारा क्या कर रहा है, वो ना सिर्फ यहाँ पे C सेल को बल्कि यहाँ पे जो हमारा D सेल है ना उसको भी रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे P2 सेल से जो हमारे यहाँ पे पहले क्या बनेगा, C सेल बना। ठीक है, फिर फर्दर आगे जाके यहाँ पे क्या बनेगा, जब हमारा P3 सेल डिवाइड हो जाएगा तो जो हमारे यहाँ पे सोमैटिक सेल बनेगा वो हमारा कौन सा होगा, D सेल होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे P3 या फिर P4 है ना वो तो हमारे किसके लिए जाएंगे, जर्म लाइन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा PAL1 होता है ना वो हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे यहाँ पे C सेल या फिर D जो हमारे सेल होंगे स्टेम सेल, उन दोनों की फॉर्मेशन के लिए या फिर उनकी आगे फर्दर फेट डिसीजन के लिए। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे PAL1 ही अगर हम यहाँ पे म्यूटेंट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी मसल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, PAL1 इज रेगुलेटेड बाय द MAX3 प्रोटीन। अब जो हमारा यहाँ पे PAL1 होता है ना उसको रेगुलेट करने के लिए भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, MAX3 प्रोटीन होगा। ठीक है, जो क्या करता है, इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ PAL1 mRNA। सो व्हेनेवर MAX3 इज एक्सप्रेस्ड PAL1 इज एब्सेंट। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे MAX3 होता है ना, ठीक है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, PAL1 को। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा किसी कंडीशन के अंदर MAX3 अगर प्रेजेंट होगा तो वहां पे हमारा PAL1 नहीं होगा। ठीक है, और अगर कहीं पे हमारा MAX3 हम म्यूटेंट कर देते हैं, यानी कि वो हमारा अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे हमारा PAL1 एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वे whenever MAX3 deficient mutant PAL1 is seen in every blastomere। तो यही मैंने बताया कि अगर हमारा यहाँ पे MAX3 अगर हम यहाँ पे डेफिशिएंट कर देते हैं या फिर म्यूटेंट कर देते हैं तो वहां पे हमारा कौन एक्सप्रेस हो जाएगा, PAL1 एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, SKN1 also inhibit PAL1 to prevent it from becoming active in the EMS cell। अब जो हमारा यहाँ पे SKN था ना, SKN1 था, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, SKN1 है, ठीक है, ये भी हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा PAL1 है ना उसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, और किसके अंदर करेगा, उन सेल्स के अंदर जो कि हमारे क्या करेंगे, जो हमारे ईएमएस सेल्स होंगे, क्योंकि ईएमएस की यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, या फिर फेट डिसीजन हो रहा था, वो हमारा कौन करवा था, SKN1 करवा रहा था। और अगर हमारे PAL1 उनके अंदर एक्सप्रेस हो जाएंगे तो वहां पे भी ये क्या करा देंगे, मसल फॉर्मेशन करवा देंगे। तो वहां पे मसल फॉर्मेशन रुकवाने के लिए, यानी कि जो हमारे ईएमएस के जो हमारे सेल्स है, ठीक है, वहां पे मसल फॉर्मेशन रुकवाने के लिए, क्योंकि वे तो हमारे किसकी फॉर्मेशन करेंगे, फेरिंक्स और इंटेस्टाइन की, तो वहां पे हमारे मसल फॉर्मेशन ना हो, तो इसी के लिए क्या होता है कि जो हमारा SKN1 होगा ना वो हमारा PAL1 को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा PAL1 है ना वो हमारा दो तरीके से इनहिबिट हो रहा है, एक तो हमारा MAX3 से, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है, और जो हमारा SKN1 है वो भी इसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, इन द जर्म लाइन PAL1 synthesis is prevented by PUF8 protein which binds to the 3' UTR of the PAL1 mRNA and block its translation। अब उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो जर्म लाइन सेल्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे क्या होते थे, जो हमारे P3 सेल या फिर P4 सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें PAL1 प्रोटीन की, तो उसको इनहिबिट करने के लिए यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे होते हैं PUF8 प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे मिलेंगे, हमें जर्म लाइन के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे हमारे 3 इनहिबिटर हमारे PAL1 के लिए काम कर रहे हैं। पहला क्या होगा, जब हमारे यहाँ पे ईएमएस सेल होंगे उनके अंदर हमारे यहाँ पे SKN1 होगा जो कि PAL1 को यहाँ पे इनहिबिट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे MAX3 प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, PAL1 को इनहिबिट करेंगे। और जो हमारे जर्म लाइन सेल्स होंगे उनके अंदर हमारे यहाँ पे PUF8 होता है जो कि PAL1 को यहाँ पे इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे हो जाते हैं SKN1 एंड PAL1। उसके अलावा एक हमारे यहाँ पे था पाई वन अगर यहाँ पे बात करते हैं तो वो क्या होता है, इट इज नेसेसरी फॉर जर्म लाइन सेल फेट
एंड इट इज प्लेस्ड इन द पी ब्लास्टोमियर थ्रू द एक्शन ऑफ द PR1 प्रोटीन। जो हमारा यहाँ पे पाई 1 होता है ना, वो हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे यहाँ पे जर्म लाइन सेल्स होंगे, ठीक है, जो हमारे जर्म लाइन सेल्स है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या था, P2 था, P3 था, P4 था, उनके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, और उनकी यहाँ पे जो प्लेसमेंट होगी, ठीक है, यानी कि वो हमारे यहाँ पे जो प्लेस्ड होंगे या फिर उनको जो यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखता है या फिर उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो हमारा कौन करवाता है, PR1, ठीक है, जो कि हमने इनिशियली देखा था कि हमारे वहां पे अलग अलग टाइप के PR होते थे, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5 एंड PR6, ठीक है, तो ये हमने अलग अलग टाइप के देखे थे, ठीक है, और जो हमारे पोस्टीरियर सेल्स होते थे, ठीक है, जो हमारे P1 सेल था जो कि हमारा पोस्टीरियर सेल था, तो उसके अंदर हमें कौन से एक्सप्रेशन देखने को मिलती थी, जो हमारे PR1 और PR2 होते थे, ठीक है, जबकि जो हमारे एंटीरियर सेल्स होते थे, यानी कि जो हमारे AB सेल्स थे, वे हमारे उनके अंदर कौन से मिलते थे हमें, P3 एंड P6, ठीक है, और जो हमारे पोस्टीरियर सेल्स होते थे उनके अंदर क्या होता था कि हमारे जब यहाँ पे स्पर्म एंट्री करता था, स्पर्म एंट्री के साथ हमारे यहाँ पे क्या होते थे, यहाँ पे हमें सेंट्रोसोम्स मिलते थे, सेंट्रोसोम्स क्या करते थे, जो हमारे यहाँ पे P3 सेल्स थे ना उनको इनिबिट करता था, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे P3 और P6 की इनिबिशन होगी तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे हमारे PR2 एंड PR1 उनकी एक्सप्रेशन हो जाएगी। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रोसोम है ना वो हमारा इनिबिट कर रहा है P3 एंड P6 को, यानी कि जो हमारे पार 1 पार 6 है ना उनको यहाँ पे इनिबिट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे पार 3 एंड पार 6 है ना वो हमारे इनिबिट कर रहे हैं किसको, पार 2 एंड पार 1 को, ठीक है, फर्दर जो हमारे यहाँ पे पार 1 एंड पार 2 है ना वो हमारे इनिबिशन कर रहे हैं किसकी, मैक्स 5 एंड मैक्स 6 की, ठीक है, और वो फर्दर आगे जाके हमारे इनिबिशन कर रहे हैं पाई 1 की, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्टीरियर सेल की, तो पोस्टीरियर सेल के अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे सेंट्रोसोम प्रेजेंट होंगे, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होंगे तो यानी कि हमारे वहाँ पे पार 3 और पार 6 की इनिबिशन हो जाएगी, जिससे हमारा पार 1 एंड पार 2 यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस हो जाएगा, और जब हमारे पार 1 एंड पार 2 एक्सप्रेस होंगे तो यानी कि हमारे वहाँ पे मैक्स 5 एंड मैक्स 6 में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो इसकी भी इनिबिशन कर रहे थे ना, तो यहाँ पे में अगर हमारा सेंट्रोसोम प्रेजेंट है तो ये हमारे एब्सेंट होंगे, तो ये हमारे प्रेजेंट हो जाएंगे क्योंकि इसकी इनिबिशन कर रहा था, फर्दर ये हमारे यहाँ पे एब्सेंट हो जाएंगे, और जो हमारा पाई होगा ना वो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम बात करते हैं एंटीरियर सेल की, तो वहां पे हमारे सेंट्रोसोम तो प्रेजेंट नहीं है, तो सेंट्रोसोम अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो यानी कि हमारा वहां पे सेंट्रोसोम एब्सेंट है, तो पार 3 और पार 6 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है, और जो हमारा पार 1 एंड पार 2 होगा वो हमारे यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा, फर्दर जो हमारे यहाँ पे मैक्स 5 और मैक्स 6 होंगे वो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो पाई 1 होगा वो हमारा वहां पे एक्सप्रेस नहीं हो पाता, ठीक है। इट इनहिबिट बोथ SKN1 एंड PAL1 फंक्शन इन द P2 एंड सब्सिक्वेंट जर्म लाइन सेल। जो हमारा पाई 1 होता है ना वो हमारा क्या करता है, जो हमारे SKN1 और जो हमारा यहाँ पे PAL1 था उन दोनों को ही इनहिबिट करेगा, ठीक है, किनके अंदर, जो हमारे जर्म लाइन सेल्स होंगे उनके अंदर, ठीक है। पाई 1 रिप्रेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोमैटिक सेल फेट एंड प्रिजर्व द टोटिपोटेंसी ऑफ द जर्म लाइन लिनेज। जो हमारे यहाँ पे पाई 1 होता है ना वो क्या करता है, वो हमारे सोमैटिक सेल की एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पे रिप्रेस करेगा, और जो हमारी टोटिपोटेंसी होगी ना जर्म सेल लिनेज की वो वहां पे मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। म्यूटेशन ऑफ द मैटरनल पाई 1 जीन रिजल्ट इन द जर्म लाइन ब्लास्टोमियर अडॉप्टिंग सोमैटिक फेट। अभी हमने जैसे बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे पाई 1 होता है वो हमारा किसको इनहिबिट कर रहा था, जो हमारे यहाँ पे सोमैटिक सेल की फेट थे उसको, ठीक है, और किसको मेंटेन कर रहा था, जो हमारे यहाँ पे टोटिपोटेंसी थी उसको। तो अगर हमारे यहाँ पे पाई 1 ही अगर हम यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे हमारे जो जर्म लाइन ब्लास्टोमियर होंगे वो हमारे बनने तो क्या चाहिए थे, वो हमारे आगे जाके जर्म लाइन सेल्स के अंदर जाने चाहिए थे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जर्म लाइन ब्लास्टोमियर होंगे वे हमारे किसके अंदर चले जाते हैं, सोमैटिक फेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहते हैं जो कि हमारे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोडर्म सेल लिनेज इन सी एलिगेंस शो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे एंडोडर्म सेल लिनेज होती है सी एलिगेंस के अंदर, तो वो हमारी कौन सी स्पेसिफिकेशन शो करती है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। नॉर्मली EMS सेल डिवाइड इनटू MS सेल which produce the mesoderm muscles and E cell which produce the intestine endoderm। जो हमारा EMS सेल था ना वो हमारा 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एक तो था हमारा यहाँ पे MS सेल और एक हमारे यहाँ पे था E सेल, ठीक है। तो जो हमारा MS था वो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा था, मसल सेल की फॉर्मेशन कर रहा था, और जो हमारा E सेल था वो हमारा किसकी फॉर्मेशन करता था, इंटेस्टाइन एंडोडर्मल की, ठीक है, या फिर इंटेस्टाइन की। इट रिक्वायर P2 सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द P1 सेल डिवीजन फॉर इट्स प्रॉपर सेल डिवीजन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा EMS सेल था, ठीक है, EMS सेल हमारा डिवाइड होके क्या कर रहा है, MS सेल बना रहा है और एक हमारा E सेल बना रहा है, लेकिन जो इसकी प्रॉपर डिवीजन होती है ना, जिससे कि हमारे यहाँ पे MS सेल बनेगा और एक हमारा यहाँ पे E सेल बनेगा,
तो उसकी प्रॉपर डिवीजन के लिए हमारे यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, P2 सेल की। यानी कि P2 सेल हमारा क्या करेगा, EMS सेल को यहाँ पे सिग्नल पास करेगा और तभी हमारा क्या होगा, जो हमारा EMS होगा वो हमारा इन दो सेल्स के अंदर डिवाइड होगा। अगर हमारे यहाँ से P2 सेल को हम रिमूव कर देते हैं तो डिवीजन तो यहाँ पे होगी, यूं नहीं है कि हमारी डिवीजन ही नहीं होगी, डिवीजन तो यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे जो MS सेल और E सेल बनने चाहिए ना, वो हमारे यहाँ पे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, देखते हैं हमें किस तरीके से रहता है। इफ द P2 cell is removed at the early P4 cell stage, the EMS cell divide into two MS cells and no endoderm will be produced। अभी जैसे हमने बताया कि जो हमारे यहाँ पे अगर P2 सेल हमारा यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो उस केस में जो हमारा EMS सेल होगा ना, वो हमारा डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन वो डिवाइड होकर क्या बनाएगा, हमारे यहाँ पे दो MS सेल की प्रोडक्शन कर देगा। यानी कि हमारे यहाँ पे E सेल हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे EMS सेल से E सेल की प्रोडक्शन होनी है, उसके लिए हमारा कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, P2 सेल रहेगा। क्योंकि P2 सेल जब हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता था तो हमारा क्या था, जो हमारा EMS था वो हमारा MS और E सेल बना रहा था। लेकिन अगर किसी कंडीशन के अंदर अगर हमारा यहाँ पे P2 ही हम रिमूव कर देते हैं तो वहां पे हमारा EMS सेल डिवाइड होके दो हमारे MS सेल बना देगा और कोई हमारे वहां पे E सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब आगे specification of MS cell begin with the maternal SKN1 activating genes encoding the transcription factors such as MED1 and MED2। अब जो हमारे यहाँ पे MS सेल की स्पेसिफिकेशन स्टार्ट होती है ना, वो हमारे किससे होती है स्टार्ट, SKN1 से। पीछे भी हमने जैसे देखा था, जो हमारा SKN1 था ना, वो हमारा किसके अंदर काम कर रहा था, जो हमारे EMS सेल्स थे उनके अंदर, और EMS सेल्स ही हमारे यहाँ पे क्या बना है, MS सेल बना है। तो जो हमारी MS सेल की जो स्पेसिफिकेशन हो रही है ना, वो हमारी किसके थ्रू होती है, SKN1 से। ठीक है, और वो हमारा क्या कर रहा है, वो हमारा एक्टिवेट कर रहा है किनको, MED1 एंड MED2 को। जो हमारे ये MED1 एंड MED2 होंगे ना, वही हमारे आगे जाके क्या करेंगे, जो हमारे MS सेल के जो फर्दर आगे जो डिसेंडेंट होंगे उनकी फॉर्मेशन के लिए हमारे हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारी यहाँ पे MS सेल की जो स्पेसिफिकेशन होगी, यानी कि जो उसके फ्यूचर सेल्स बनेंगे, उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या जरूरी होता है, SKN1 जरूरी होगा। ठीक है, जो हमारे इस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, और वो हमारा क्या किसके थ्रू कर रहा था, ये वो हमारा कर रहा था MED1 एंड MED2 के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा SKN1 है ना, वो हमारा क्या करता है, EMS सेल के अंदर है। ठीक है, अब EMS सेल के अंदर जब हमारे यहाँ पे MS होते हैं ना, तो वहां पे हमारा क्या होता है, जो हमारा MED1 एंड MED2 होगा वो हमारा इनकी एक्सप्रेशन करवाएगा। अब उसके अलावा क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक होता है POP1 सिग्नल, जो क्या करता है, ब्लॉक इट्स पाथवे टू E, यानी कि जो हमारे E सेल्स है या फिर जो हमारे एंडोडर्मल फैट है उसकी हमारे यहाँ पे ब्लॉकेज कर देगा। ठीक है, फेट इन द प्रोस्पेक्टिव MS सेल टू बिकम MS बाय एक्टिवेटिंग द TBX35 जीन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे है POP1 हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे EMS सेल है ना, उसको हमें जो ई फैट के सेल हो गए या फिर जो हमारे एंडोडर्मल सेल होंगे उनके अंदर कन्वर्ट होने से रोकेगा। ठीक है, इनहिबिट कर रहा है। और वो कैसे करता है, वो हमारा एक्टिवेट कर देता है यहाँ पे जो हमारे TBX35 सेल्स होंगे ना उनको। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे MED1 एंड MED2 थे, वो हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट होते थे, जो हमारे यहाँ पे MS फेट होगा उसके लिए। ठीक है, और वो कैसे होते थे, वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट करते थे TBX35 को। सिमिलरली जहां पे हमारा ये POP1 होगा ना, वो हमारा क्या करता है, जो एंडोडर्मल फेट होगा ना, ठीक है, इसके लिए हमारे यहाँ पे एक हमारा एंजाइम रहता है या फिर हमारा एक जीन रहता है AND1। ठीक है, जो हमारा ये POP1 होगा ना, वो क्या करता है, जो हमारा यहाँ पे AND1 होगा ना उसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, और इसकी इनहिबिशन से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो एंडोडर्मल फेट था उसकी जो प्रोडक्शन होनी चाहिए थी वो हमारे वहां पे नहीं हो पाती। ठीक है, यानी कि हमारा जब POP1 अगर प्रेजेंट होगा तो उस केस में हमारा यहाँ पे एंडोडर्मल नहीं बनेगा। इतना हमें क्लियर है। ठीक है, और वो क्यों नहीं बनता, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे POP1 होता है ना, वो हमारा TBX35 को एक्टिवेट कर देता है, जो हमारे किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारा MS फेट होगा ना उसके अंदर कन्वर्जन के लिए इंपोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा POP1 है वो 35 को एक्सप्रेस करके MS फेट के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा है, और जो AND1 है उसको इनहिबिट करके यहाँ पे ई फैट को यहाँ पे रिप्रेस कर रहा है। ठीक है, TBX35 एक्ट टू एक्टिवेट द मेसोडर्मल जीन इन द फेरिंक्स FER1 एंड मसल HLH1 इन C एलिगेंस। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे TBX35 है, अभी हमने बताया कि जो हमारा TBX35 होता है ना, वो हमारा MS फेट के लिए इंपोर्टेंट रहता है, और MS फेट हमारे किसके अंदर थे, फेरिंक्स और मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा 35 होता है ना TBX35, वो हमारा क्या करता है, FER1 एंड HLH1 इन दोनों को ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और इनकी एक्टिवेशन से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे MS सेल्स होंगे वे हमारे फेरिंक्स और मसल सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, और सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हमने जैसे बताया था ना कि जो हमारा SKN1 होता है वो हमारा PAL1 को भी यहाँ पे रिप्रेस करता है, तो वो किसके थ्रू करता है, TBX35 के थ्रू करता है। ठीक है, यानी कि जो SKN1 है वो हमारा TBX35 के थ्रू PAL1 को यहाँ पे रिप्रेस करेगा।
उसके अलावा जैसे कि अभी हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे P2 सेल होता था ना, वो हमारा EMS की प्रॉपर डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे P2 सेल्स होंगे इनके कॉन्टेक्ट में, तभी हमारे यहाँ पे क्या हो पाती है, जो हमारे यहाँ पे MS सेल होगा और E सेल है, उन दोनों की फॉर्मेशन हो पाएगी। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे P2 सेल ही अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे EMS सेल से सिर्फ हमारे 2 MS सेल ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस तरीके से एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। द P2 cell produces signal that interact with the EMS cell and instruct the EMS daughter cell next to become the E cell through WNT cascade। जो हमारे यहाँ पे P2 सेल होता है ना, वो हमारा किसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, EMS सेल के। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे यहाँ पे P2 सेल है ना, वो हमारा किसके कॉन्टेक्ट में है, EMS सेल के कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, और जो ये हमारा P2 सेल होगा ना, वो क्या करेगा, WNT पाथवे के थ्रू, ये आपको याद में रखना है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा यहाँ पे P2 सेल होगा ना, वो हमारा WNT कैस्केड के थ्रू या फिर WNT पाथवे के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे EMS सेल्स होंगे उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करेगा डिवीजन के लिए, किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ई सेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा MS सेल है ना, वो तो हमारा बिना P2 सेल के भी बन रहा है। ठीक है, तो जो हमारा P2 सेल होगा ना, वो हमारा क्या करता है, जो हमारे EMS सेल है उसको ई सेल के अंदर कन्वर्जन के लिए हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर उसको वो इंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, द P2 सेल प्रोड्यूस MOM2 प्रोटीन, ए WNT प्रोटीन। जो हमारा यहाँ पे P2 सेल होता है ना, उसके पास हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक MOM2 प्रोटीन होगा। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, WNT प्रोटीन होता है। ठीक है, MOM2 प्रोटीन इज रिसीव्ड इन द EMS सेल बाय MOM5 प्रोटीन, ए WNT रिसेप्टर प्रोटीन फ्रीजल्ड। अब जो हमारे यहाँ पे अभी जैसे हमने बताया, यहाँ पे हमारा एक P2 सेल है, एक हमारा यहाँ पे EMS सेल है, और वो हमारे WNT कैस्केड के थ्रू काम करते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे P2 प्रोटीन होगा ना, वो हमारा क्या बनाएगा, वो हमारा बनाएगा MOM2। ठीक है, MOM2 हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक WNT की तरह काम करता है। ठीक है, WNT प्रोटीन की तरह। अब जो हमारा यहाँ पे WNT होता था, WNT पाथवे की अगर मैं बात करूँ, तो WNT हमारा क्या होता था, वो हमारा एक लिगेंड की तरह काम करता था। वो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, वो हमारा बाइंड करता था जो भी इसका रिसेप्टर होगा, यानी कि फ्रीजल रिसेप्टर। तो जो हमारे EMS सेल होते हैं ना, उनके पास यहाँ पे क्या होता है, हमारा MOM5 होगा, और MOM5 जो होता है ना, वो हमारा किसकी तरह काम करता है, कि WNT रिसेप्टर फ्रीजल्ट की तरह। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो लिगेंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारा कौन कर रहा है, P2 कर रहा है। कौन सा कर रहा है, MOM2 कर रहा है, और MOM2 हमारा क्या हो रहा है, WNT प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, MOM2 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे WNT प्रोटीन। और जो हमारा MOM5 है ना, वो हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, वो हमारा यहाँ पे है फ्रीजल्ट की तरह, यानी कि WNT रिसेप्टर की तरह। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे P2 सेल होगा, वो हमने उस वहां पे क्या प्रोड्यूस करवा दिया, MOM2। जो हमारा यहाँ पे EMS सेल है, वहां पे हमारा क्या प्रोड्यूस हो गया, MOM5। ठीक है, तो MOM2 जाके किस पे बाइंड होगा, MOM5 के ऊपर बाइंड होगा। और इसी से हमारा क्या होता है कि जो हमारा EMS सेल होगा ना, वो हमारा MS सेल और E सेल के अंदर डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ दिस सिग्नल कैस्केड इज टू डाउन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ POP1 जीन इन द EMS डॉटर्स डेस्टिन्ड टू बिकम द E सेल। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे इनकी इंटरेक्शन हुई है, तो इनकी इंटरेक्शन से क्या होता है कि जो हमारा POP1 जीन है ना, वो हमारा डाउन रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, और हमने बताया था कि जो हमारा POP1 होता था, POP1 हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता था, जो हमारा यहाँ पे MED1 जो हमारे EMS सेल थे, उनके अंदर जो हमारा E सेल का फेट डिटर्मिनेशन हो रहा था ना, उसको इनहिबिट करता था। तो जो हमारे यहाँ पे MOM2 और MOM5 के बीच में यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे MOM2 और MOM5 के बीच में WNT कैस्केड पाथवे की हमारी जो इंटरेक्शन हुई है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे POP1 था ना, वो हमारा डाउन रेगुलेट हो जाएगा। और इसके डाउन रेगुलेशन से क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे ई सेल का फेट जो हमारा पहले POP1 के थ्रू रिप्रेस हो रहा था, वो हमारा रिप्रेस नहीं हो पाएगा, और हमारे यहाँ पे ई सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे WNT कास्केड पाथवे चल रहा है, जो हमारा यहाँ पे दोनों के बीच में, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे MOM2 और MOM5 की इंटरेक्शन से हमारा जो POP1 है, वो हमारा डाउन रेगुलेट हो जाएगा, और उसकी डाउन रेगुलेशन से हमारे यहाँ पे ई सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी केस के अंदर हमारा POP1 अगर हमारा डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा EMS सेल होगा ना, वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों के दोनों जो हमारे यहाँ पे MS और ई सेल बन रहे थे, वो हमारे किस में बन जाएंगे, ई सेल के अंदर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे EMS सेल से जो हमारे यहाँ पे MS और ई सेल बन रहा है, तो ई सेल के लिए हमारा कौन इंपॉर्टेंट होगा, P2 सेल होगा। अगर हमारा P2 सेल अगर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो वहां पे हमारे क्या बनेंगे, दो हमारे MS सेल बनेंगे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे POP1 है, वो हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारा होगा MS सेल के लिए। और अगर किसी कंडीशन के अंदर हम POP1 को ही अगर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो वहां पे हमारे क्या हो जाएंगे, दो हमारे एंडोडर्मल सेल या फिर ई सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये केस आपको याद में रखना है, क्योंकि जो हमारे CSIR नेट का एग्जाम आता है, तो उसके अंदर हमारे इसी टाइप की म्यूटेशन हमें पूछी जाती है, जिसके अंदर हमारे कोई एक सेल में म्यूटेट कर दिया, और वहां पे हमारे जो फ्यूचर में जो हमारे सेल्स बनेंगे, वो हमारे यहाँ पे बताने रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, उसमें क्या रहता है, द P2 cell is also critical in giving the signal that distinguishes ABP cell from its
सिस्टर ए बी ए। अब जो हमारे यहाँ पे ए बी सेल थे, ए बी सेल हमारे डिवाइड होके क्या बना रहे थे, एक हमारे यहाँ पे ए बी पी सेल बना रहे थे और एक हमारे यहाँ पे ए बी ए सेल बना रहे थे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश होना है, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्रिएट होगा, वो हमारा कौन क्रिएट करवाता है, P2 सेल ही करवाएगा। ठीक है, ए बी ए सेल give rise to the neuron, hypodermis and anterior pharynx cell, while ABP cell make only neurons and hypodermal cells. ABA cell and ABP cell are equivalent, whose fate are determined by their position in the embryo. अब क्या होता है, अब ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो हमारा यहाँ पे ABA, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे क्या है, ABP सेल है। तो जो इनकी यहाँ पे डिटर्मिनेशन या फिर जो इनका फेट रहता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, पोजीशन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमारी किसी कंडीशन के अंदर हमने इन दोनों को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जब हमारा यहाँ पे एबीए सेल है उसकी जगह हमने क्या कर दिया, एबीपी सेल कर दिया, और जो हमारा यहाँ पे एबीपी सेल था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, एबी सेल कर दिया। तो इनके जो फेट होंगे ना, वे भी हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इनिशियली हमारे यहाँ पे क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे एबीपी सेल था वो हमारा क्या बना रहा था, वो हमारा बना रहा था न्यूरॉन और हाइपोडर्मल। लेकिन जैसे हम इसकी पोजीशन को यहाँ पे चेंज करके एबीए सेल की जगह इसको लेके आएंगे, तो वहां पे क्या कर देगा, ये हमारा न्यूरॉन, हाइपोडर्मिस और एंटीरियर फेरिंक्स सेल की फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पे एबीए सेल था, जो हमारा इनिशियली क्या करवा रहा था, जो हमारे न्यूरॉन, हाइपोडर्मिस और एंटीरियर फेरिंक्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करवा रहा था, तो वो जब एबीपी सेल की पोजीशन के ऊपर जाएगा तो वहां पे वो न्यूरॉन और हाइपोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन करवा देता है। तो इसीलिए ये हमारे कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट सेल्स के नेचर हमारा शो करते हैं। ठीक है, contact between ABP and P2 is essential for specification of ABP cell fate। जो हमारे यहाँ पे ABP सेल होगा ना, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे ABP और ABA सेल है वे हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है किसके, EMS सेल के। ये तो हमारे दोनों के दोनों इसके कॉन्टेक्ट में रहते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ABA सेल होगा ना, वो हमारा P2 सेल के कॉन्टेक्ट में नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ना, जो हमारा ABA सेल है वो हमारा P2 सेल के कॉन्टेक्ट में नहीं है। यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट में सिर्फ कौन है, ABP सेल ही है। एबीपी सेल है ना, वो हमारा P2 और ईएमएस दोनों के कॉन्टेक्ट में है, और जो हमारा एबी है वो सिर्फ हमारा ईएमएस सेल के कॉन्टेक्ट में रहता है। तो जो हमारे यहाँ पे डिफरेंशिएशन होनी है ना, वो हमारे एबीपी और P2 सेल के कॉन्टेक्ट में होने की वजह से ही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, एबीए सेल कैन बी मेड इनटू एबीपी टाइप सेल इफ इट इज फोर्स्ड इन टू कॉन्टेक्ट विद द P2। अगर हम किसी कंडीशन के अंदर क्या कर देते हैं कि जो हमारा एबीए सेल है ना, उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेके आए हैं P2 सेल के, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे जो एबीए सेल बनना चाहिए था ना, वो हमारा किसके अंदर बन जाएगा, एबीपी सेल के अंदर। ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे एबीए सेल था, ठीक है, हम उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेके गए किसके अंदर, P2 के अंदर, तो ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एबीपी सेल के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड था, ठीक है, वो हम किसके पास लेके गए, P2 सेल के अंदर, तो वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कन्वर्ट हो जाता है एबीपी सेल के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी इंटरेक्शन रहती है। और अगर किसी कंडीशन के अंदर हमारा यहाँ से अगर हम P2 को रिमूव कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा एबीपी सेल होगा ना, अब यहाँ पे जो हमारा कन्वर्जन करवा रहा था P2, वो तो हमारे यहाँ से एब्सेंट हो गया। तो अगर हमारे यहाँ पे P2 को रिमूव कर देते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे एबीपी सेल होगा ना, वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एबीए सेल के अंदर। ठीक है, अब जो हमारी ये इंटरेक्शन रहती है वो हमारी किस तरीके से होती है, द इंटरेक्शन बिटवीन द एबीपी एंड P2 सेल इज mediated थ्रू द जीएलपी प्रोटीन ऑन द एबीपी सेल। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा यहाँ पे एक था एबीपी, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे होता है, और एक हमारा यहाँ पे होता है P2 सेल। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एबीपी सेल होता है ना, उसके पास हमारे यहाँ पे होता है जीएलपी प्रोटीन। इसके हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, जीएलपी प्रोटीन मिलेगा इसके ऊपर तो। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे P2 सेल होगा उसके ऊपर में यहाँ पे क्या मिलता है, एपीएक्स सेल। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एपीएक्स1 सेल। ठीक है, या फिर एपीएक्स1 प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होता है, द प्रोटीन APX1 इज डेल्टा होमोलॉग। जो हमारे यहाँ पे APX होता है ना, वो हमारा किसके इक्विवेलेंट रहता है, डेल्टा के। जैसा कि एक हमने डेल्टा नोच पाथवे पढ़ा था। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे APX1 होता है ना, वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, डेल्टा के। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे GLP होगा ना, वो हमारा किसके इक्विवेलेंट रहता है, नोच के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इन दोनों के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन होगी, तो हमारा क्या कर देगा, जो हमारी यहाँ पे एबीपी सेल है उसकी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करवा देगा हमारा P2। और अगर हमारी इन दोनों के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो पाती, यानी कि अगर हम किसी कंडीशन के अंदर जीएलपी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि इन एम्ब्रियो हुज मदर है म्यूटेंट जीएलपी, ठीक है, तो अगर हमारे किसी कंडीशन के अंदर अगर हम जीएलपी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जो हमारे एबीपी सेल है ना, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे नहीं बन पाएगी, फिर उसकी डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगी, और जो हमारा एबीपी सेल है ना, वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एबीए सेल के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे P2 सेल और एबीपी सेल की हमारी यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, वो हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, जो हमारे यहाँ पे एबीपी सेल की डिफरेंशिएशन होगी उसके लिए। अगर हमारा इन दोनों के बीच में हमारा कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता, तो उस केस में जो हमारे यहाँ पे एबीपी सेल होगा वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एबीए सेल के अंदर। ठीक है,
तो ये थी हमारी यहाँ पे सी एलिगेंस के अंदर हमारी जो ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन रहती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ड्रोसोफिला के अंदर एक्सिस डेटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का हमारा लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके की कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।